हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023, इसके साथ ही साथ आपका करंट टाइम में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट 29 है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं वो 2022 के एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं मल्टीपल शिफ्ट में, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन के बारे में मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होती हैं, डिटेल्स होती हैं, उनको भी बताने का प्रयास करता हूँ। बाकी सारे प्रश्नों को आपको खुद से भी अटेम्प्ट करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अब समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एग्जाम रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसको लेकर कमेंट आया था। कम्युनिकेशन के संदर्भ में कुछ चरण है कि कैसे उसका आगे प्रोसेस होता है, उसके संदर्भ में जो है क्वेश्चन था और उसको लेकर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था। तो उस क्वेश्चन को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे वो क्वेश्चन था और वो मैं नाम ले लेता हूँ। आरती प्रजापति नाम से एक स्टूडेंट है, उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कंफ्यूजन उनको हो रहा था कि सक्रिय श्रवण के चरणों का जो क्रम इसमें दिया गया है, उसका आंसर मैंने ऑप्शन नंबर सी बताया था। और इसमें वो कंफ्यूज थी और कह रही थी कि सबसे पहले चीज़ों को समझा जाता है, उसके बाद से हम सोचते हैं, फिर उसके बाद से मूल्यांकन करते हैं, फिर उसके बाद से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये उनका आंसर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपना पर्सपेक्टिव और अपना होता मतलब सोच समझकर उन्होंने जो समझा वो आंसर दिया। लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि रिसीविंग होगी। अब आप बोल रही हैं समझने की बात। पहले इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी तब तो जाकर आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव कर रहे हैं, तो ये तो आपका पहला चरण है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी भाषण देता है, लेक्चर देता है, क्लासरूम में आप लेक्चर सुनते हैं, तो पहले आप रिसीव करते हो, फिर उसके बाद आप समझते हो। ऐसा नहीं कि पहले समझना ही शुरू कर देते हैं, पहले तो रिसीविंग होगा ना। तो रिसीविंग पहले नंबर पे आ जाएगा और समझ जो है आपका दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका मूल्यांकन आ जाएगा, यानी कि पहले इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आएगी, उसके बाद से आप समझेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, उसको अच्छे तरीके से मतलब जो भी आपके पास पूर्व ज्ञान होगा या जो भी कुछ होगा उसके हिसाब से आप उसका मूल्यांकन करेंगे। देन उसके बाद से आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका स्मरण आ जाएगा, यानी रिमेंबरिंग, यानी उसे फिर से याद करेंगे। फिर उसके बाद से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि प्रति उत्तर देते हैं। ये पांचवें नंबर पे। देखिए, ये चरण आपको याद रखना, ये आपका सक्रिय श्रवण का सही क्रम यहाँ पर है। पहले आप समझते नहीं है, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, देन उसके बाद समझते हैं, फिर उसके बाद से आप उसका मूल्यांकन करते हैं, मतलब उसको जज करते हैं क्या आपके पास ज्ञान के हिसाब से वो चीज़ें, बातें सही बताई जा रही हैं या नहीं बताई जा रही हैं। तो मूल्यांकन करते हैं, फिर उसके बाद से जो है आप उसको रिकॉल यानी रिमेंबरिंग, स्मरण करते हैं। देन उसके बाद से आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ये माइंड में जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में ये क्रम आपका दिया गया है सक्रिय श्रवण के संदर्भ में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। मतलब आज के सेशन का जो मैंने क्वेश्चन लिया उसे देखते हैं। तो आज के सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 371, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 370 तक क्वेश्चन को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम 371 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर मैंने लिया। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हो ये 2022 में मल्टीपल शिफ्ट में जो आपके एग्जाम हुए हैं वहीं से ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया था, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। और पेपर इजी आता है तो आपको पता ही कि क्या प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन, मतलब अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है, किसी में आसान पेपर आ गया, किसी में टफ आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। फिलहाल में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं, सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है। यानी कि एक सिद्धांत के संदर्भ में एक कोटेशन यानी कि एक लाइन उसकी दी गई है कि विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं, यह सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है। पहला जो ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत दायित्व का, बी है आपका सकारात्मक
अंतर्निर्भरता का, सी है आपका यहाँ पर आमने सामने की अंतःक्रिया का, और डी है आपका यहाँ पर समूह प्रसंस्करण का। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का यहाँ पर प्रयास करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत दायित्व जो है इसका ये आपका उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको जानते हुए आप चलिए। व्यक्तिगत दायित्व से तात्पर्य प्रत्येक में यह विश्वास होना कि हर कोई अपने प्रदर्शन एवं अधिगम के प्रति उत्तरदायी होगा। विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं लेकिन निष्पादित अकेले में करते हैं। सिद्धांत इसी व्यक्तिवाद दायित्व को संदर्भित करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया तो ये आपका सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 372 और ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से यहां पर लिया गया है। बोला क्या जा रहा है कि संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वे कौन सा है, यानी कि जो भी संप्रेषक है जो कम्युनिकेशन करता है उनको किन सुनहरे नियमों का, यानी कि यहां पर कुछ नियम दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं ये बी सी डी इस तरीके से करके इनको आपको पढ़ लेना है। नियमों का पालन करना चाहिए किनका। नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तेजी के साथ आंसर करते हुए चलिएगा और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर राइट आंसर है। केवल सी और इसके साथ साथ डी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए उसमें उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, और ये जो 500 है इसको कट कर लीजिएगा, ये गलती से टाइप है, उन्हें सराहा जाना चाहिए। यानी कि जो संप्रेषक होते हैं उनके सुनहरे नियमों के अंतर्गत क्या क्या पालन करना चाहिए, उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए और इसके साथ साथ उन्हें सराहा जाना चाहिए। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहां पर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 373 और ये क्वेश्चन आपका यहां पर है कम्युनिकेशन वाले यूनिट से, ये भी क्वेश्चन आपका लिया गया है। बोला क्या जा रहा है कि कक्षागत भाषण के निम्नांकित तत्वों को सही क्रम में रखें, यानी कि कक्षागत जो भाषण यानी कि जो लेक्चर होता है उनके तत्वों के सही क्रम को यहाँ पर रखना है। उनके तत्व दिए गए हैं, उनके क्रम को यहाँ पर सही से लगाकर आपको नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि वीडियो बहुत फास्ट वे में चल रही है तो आप वीडियो को पॉज करिए, आपके पास बहुत सारा समय मिलेगा सोचने के लिए और अपना आंसर देने के लिए। जब अपने क्वेश्चन का आप आंसर दे लें तब आप आगे बढ़ें। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। केवल इसको जो इसमें दिया गया पहले नंबर पे, इसे क्रम से मैं कर देता हूं। पहले नंबर पे आपका ए आएगा, प्रस्तावना होगा, यानी कि पहले अगर आप कोई भी लेक्चर क्लासरूम में लेने जा रहे हैं तो प्रस्तावना आपका होगा। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर वर्णन आ जाएगा, उसका आप कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे, ये दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा। फिर उस मतलब कि आज के इस प्रस्तावना देंगे कि क्या आज पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे कि आज मतलब इस टॉपिक से क्या हम पढ़ने वाले, कौन कौन से पॉइंट्स वो आप बताएंगे। फिर उसके बाद से आपका तीसरे नंबर पे जो आपका आ जाएगा वो है आपका उपसंहार, ये तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा। कंक्लूजन जो बोला जाता है यहाँ पर उपसंहार को, ये याद रखना है आपको। और चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका यहाँ पर आ जाएगा फीडबैक, यानी कि आप जैसे कि आपने प्रस्तावना दिया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, फिर उसका कंक्लूजन निकाला, फिर उसके बाद से आपने छात्रों से फीडबैक लिया। अगर कोई छात्रों को क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से उनके मन में उत्पन्न होती है तो फिर लास्ट में जाके आप उसका स्पष्टीकरण करते हैं, यानी कि ये आपका पांचवें नंबर पे आ जाएगा। तो याद रखना है आपका क्रम क्या होगा, सबसे पहले प्रस्तावना होगा, फिर उसके बाद से वर्णन होगा, फिर उसके बाद से आपका उपसंहार यानी कि कंक्लूजन होगा, और फिर चौथे नंबर पे आपका पुनर्वेशन यानी कि फीडबैक होता है, और फिर उसके बाद से पांचवें नंबर पे स्पष्टीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन आपका होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 374 और ये क्वेश्चन हमने आईसीटी वाले यूनिट से यहां पर लिया है। और देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि मल्टीमीडिया फाइल्स वे दस्तावेज हैं जिनमें निम्नलिखित
का संयोजन होता है, यानी कि मल्टीमीडिया फाइल वे दस्तावेज होते हैं जिनमें किसका संयोजन होता है ये आपको बताना है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ आपको विकल्प दिख जाएंगे, एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही हो सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का ऑप्शन आपको मिला है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से अपना राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। हर एक प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करना है। कोई प्रश्न गलत होता है तो फिर से आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर से आंसर देने का प्रयास करें। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए आपका सही हो जाएगा, उसके बाद से बी सही हो जाएगा और उसके बाद से सी सही हो जाएगा और उसके बाद से ई यहां पर सही हो जाएगा। यानी कि टेक्स्ट होगा कोई, या तो कोई फोटोग्राफ होगा या वीडियो है या फिर ऑडियो, ये सभी एक मल्टीमीडिया दस्तावेज के एग्जाम्पल हैं। आप टेक्स्ट का मतलब कि कोई आपने फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल डॉक्स में आपने कुछ भी लिख रखा है, स्टोरी है कुछ भी, तो वो आपका हो सकता, सॉरी ये तो मैं सॉफ्टवेयर के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो टेक्स्ट है यानी कि पार्ट है, यानी फोटोग्राफ आपका हो गया, वीडियो हो गया और ऑडियो, ये सभी मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका दिया गया है ए बी सी सही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके क्लियर करूं। कोई भी डाउट अपने पास नहीं रखना है, उसको आपको पूछ लेना है ताकि वहीं पर वो डाउट क्लियर हो जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 375 और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पीडी वाले यूनिट से लिया गया है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस यूनिट को लेकर भी काफ़ी सारे कमेंट जो है मुझे आ रहे थे कि सर इससे संबंधित करंट अफेयर, तो एक आध क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से संबंधित इस यूनिट में पूछा जाता है। हायर एजुकेशन में भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान दीजिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपका नंबर गेन करने वाला जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट से, उन पर भी आपको विशेषकर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर के 2-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरा मेन जो इनका कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनको आप छोड़ दीजिए, उसको भी आप देखिए, लेकिन यहाँ पर इसको भी आप देखते हुए चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल में स्थायी कठोरता निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि जल में स्थायी कठोरता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं, जल में जो कठोरता आपका होता है। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए, इनको आपको देख लेना है, फिर उसके बाद से नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको, यानी कि इन चारों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि कम समय में ये सारे क्वेश्चन को मैं आपको करा पाऊं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी और आपका यहां पर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की विद्यमानता के कारण जो है जल में स्थायी कठोरता होती है, और इसके साथ ही साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के विद्यमानता यानी उसमें उपस्थिति की वजह से जल में स्थायी कठोरता होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में बी और डी आपका दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर लगाया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 376 और ये क्वेश्चन आपका आईसीटी वाले यूनिट से पूछा जा रहा है। देखिए कभी कभी किसी शिफ्ट में आपसे मान लीजिए कि फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म से संबंधित आईसीटी वाले यूनिट में देखने को मिल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। पूछा गया जा रहा है कि कंप्यूटर में ASCII यहाँ पर जो लिखा गया इसको आप देख लीजिए। हिंदी में लिखा जाता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अंग्रेजी वाले टर्म्स को भी आप देख लिया करें। का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी में से आपको राइट आंसर अपना बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पहले अपना राइट आंसर आप बता लो, मैं तो कंटिन्यूअस आपको आंसर बताते हुए और चीज़ों के बारे में बताते हुए चल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है आपका ASCII का फुल फॉर्म होता है, इसे आपको याद रखना है। और इसमें 128 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिक तथा स्पेशल कैरेक्टर को अलग अलग मान दिया जाता है, और ASCII सिस्टम में एक कैरेक्टर को बीट्स से निरूपित करते हैं तथा 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं इसके अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इन बातों को भी आप समझ पा रहे होंगे फुल फॉर्म को, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन डी आपने राइट आंसर लगाया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 377 और ये क्वेश्चन आपका पीडी वाले यूनिट से यहाँ पर लिया गया है, पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट, हिंदी में इसको लोक विकास एवं पर्यावरण भी कहा जाता है।
अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विशेषताओं पर विचार किया जाता है। ये आपको इन सभी विकल्पों को देखने के बाद बताना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हुए चलें। आंसर तो मैं बता ही रहा हूं, बहुत सारे छात्र होंगे आंसर देखते हुए चल रहे हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, जैसे थोड़ा मोड़ा शब्दों में हेर फेर कर दिया जाता है तो आप सोचेंगे कि जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही आपको, तब तो एग्जामिनर ने जो एग्जामिनर है पेपर सेट करने में कोई मेहनत ही नहीं की। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं, शब्दों में बदल के हेर फेर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सी, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी, सी और ई आपका क्या है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए इन सभी विकल्पों में से कौन सी विशेषताओं पर आप विचार कर सकते हैं। एक तो आप उसके संरचकता पर, संक्षारकता पर, और उसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर ज्वलनशीलता पर, और इसके बाद से अभिक्रियाशीलता पर। ये 3 पॉइंट्स है, इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स है। तो इन 3 पॉइंट्स पर आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए इन पॉइंट्स को आप ध्यान दे सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 378 और ये क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन से यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ और इसमें बोला क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या यूजीसी का उत्तरदायित्व नहीं है, ये आपको बताना है। यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या उत्तरदायित्व नहीं है, ये आपको बताना है। उसका उत्तरदायित्व है वो तो आपको भूल जाना है, मतलब उसके बारे में फिलहाल में इस क्वेश्चन में, और जो नहीं है वो आपको बताना है। पहला है आपका उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का विनियमन। बी है आपका उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन का अनुरक्षण। सी है आपका संकाय सदस्यों की शोध परियोजनाओं के लिए अनुदान। और डी है आपका विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या का सुझाव देना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है कि यूजीसी का दायित्व क्या नहीं है इन चारों में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन या अनुरक्षण, ये यूजीसी का दायित्व आपका नहीं होता है। यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में किस प्रकार के रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें चल रही हैं, ये यूजीसी का दायित्व नहीं होता है। उसके परिसर में यूनिवर्सिटी सारा कुछ ऑथराइज होती है, उसके जो आपके कर्ता धर्ता होते हैं वो सारा कुछ मैनेज करते हैं। और बाकी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का विनियमन ये आपका यूजीसी का दायित्व होता है, इसे आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे भी हम जान लेते हैं। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को अस्तित्व में आया था और इसे वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का सांविधिक संगठन बनाया गया था। कब, देखिए अस्तित्व में तो 1953 में ही आ गया था, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है ये अस्तित्व में कब आया था, 1956 में। ये डेट आपको याद रखनी है, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो इसे आपको याद रखना है। और यूजीसी का जो दायित्व है वो मैंने आपको 3 ये पॉइंट्स है, ये आपको याद रख लेना, और भी कई सारे पॉइंट्स है लेकिन इन तीनों को आपको याद रखना है। ये आपका नहीं होगा उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन अनुरक्षण करना। तो ऑप्शन बी अगर आपने राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 379 और ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा आपका कारण आर के रूप में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पढ़ लेना है, अभिकथन को और कारण को, और इनको समझने के बाद आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो इसका आंसर आप जरूर बताएं। अभिकथन ए में बोला क्या जा रहा है कि गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है, यानी इसको ओरिएंटेशन इस तरीके से बोला जाता है, अभिविन्यास संभव है जिससे बाद में केस पारीय यानी कि विश्लेषण हो सकता है। इसको फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं एक बार। गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिसके बाद में केस पारीय विश्लेषण हो सकता है। और कारण बोला जा रहा है कि अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रामाणिकता चिन्ह है क्योंकि इसमें स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। अब इन दोनों को समझ लेना है आपको, मैंने पढ़ दिया बस, लेकिन आप भी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसे आप पढ़ सकते हो। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप एक बार जो है अंग्रेजी वाले शब्दों की तरफ भी जा सकते हो, बहुत इजी होता है। आप हिंदी से अंग्रेजी की तरफ चले जाएंगे, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको डिस्प्ले पे मिल जाता है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ऑनलाइन एग्जाम में आपको मिल जाती है। जैसे कोई क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया है,
आपने ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और लगता है कि ये गलत आपका आंसर हो गया, तो फिर से आप आंसर को चेंज कर पाते हैं। जबकि ओमार सीट वाला आपका जो सिस्टम चलता था उसमें एक बार आपने कलर कर दिया तो आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर वो हो गया, चाहे गलती से आपने उसका आंसर लगा दिया। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कुछ उसकी डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कि क्वेश्चन प्रॉपर वे में एक ही बार स्क्रीन पे सही से आता नहीं है, उनके टेक्स्ट या फंड का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। तो ये कभी आपको हिंदी वाले शब्द समझ में नहीं आया तो आप अंग्रेजी वाले शब्द की तरफ जा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर बोला यही गया था कि अभिकथन शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है, जिसके बाद में केस पारीक यानी कि क्रॉस विश्लेषण हो सकता है, ये आपका सत्य है। और इसके साथ ही साथ कारण भी आपका सही है। अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रमाणिकता चिन्ह है, क्योंकि इसमें स्थिति संबंधित परिवर्तन हो सकते हैं और कारण जो अभिकथन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 380 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। और देखिए इसमें बेसिकली ये पीडी वाले यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें बोला क्या जा रहा है कि भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों का आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटों के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपके कुछ जो है हवा में घुलने वाले जो पार्टिकुलेटेड मैटर हैं, उसके साथ साथ जो गैसें हैं वो आपका दिया गया है। तो इनको क्रम से लगाना है आपको। किसी भी आवासीय क्षेत्रों में जो है 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत निर्धारित सीमाओं को आपको सही क्रम में लगाना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही उत्तर का चयन करना है कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर PM10 आपका हो जाएगा। PM का मतलब पार्टिकुलेटेड मैटर होता है, जो हवा में आपके जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो हमें अपनी खुली आंखों से बहुत कम दिखते हैं। कभी आपने देखा होगा जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कभी कभी आपको वो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, बार बार तो नहीं दिखते। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपका PM10 यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका SOx यहाँ पर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर PM 2.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद से PB आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका सही क्रम यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी बताया होगा। तो आज का ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा और सभी का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जो है आप हमें अप्रिशिएट करिए। बहुत मेहनत लगती है एक एक कंटेंट को तैयार करने में। क्वेश्चन आप देखते हैं हम अच्छे से टाइप करके आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है लाइक करके आप हमें उत्साहवर्धन कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकें। और शेयर करिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो आपको अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों को शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।